तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है 1 1 1 2 और मेनी मन। तो 1 1 1 2 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों को प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, तो प्रूफ पढ़ेंगे 1 1 1 2 के बारे में, ना तो ग्राफ बताएंगे। उसके बाद इसका एग्जाम्पल्स देंगे। एग्जाम्पल जो है कम से कम इतना एग्जाम्पल देंगे ताकि जो है 1 नंबर वाला क्वेश्चन जो है बन जाए। का रिलेशन, यानी कि रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये अंतर है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारा एलिमेंट हो गया, लेकिन है कि सो दैट या फिर चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट। इसका मतलब क्या है कि x जो है से बड़ा है y, तो उसी तरह से y, z बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन z। पर क्या होना चाहिए, 3x बराबर y होना चाहिए। 3x माइनस y हमारा दिया हुआ है, यानी कि 1, 2 बिलोंग्स टू r, क्योंकि यह बिलोंग्स टू r करता है, यानी कि x गुना x, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इरेशनल नंबर आएगा कि नहीं आएगा। 2 बराबर 2 का पावर 6, तो यही लिखने से हमारा क्या आ जाएगा आंसर। दूसरा नंबर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस, हम लोग एक वीडियो बनाए थे, उसमें हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग जो है 12th क्लास का सारा वीडियो बनाएंगे, एक एक चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो, जिसमें से ये आज हम लोगों का पहला वीडियो है। और इस पहले वीडियो में हम लोग जैसा कि देख सकते हैं टारगेट बोर्ड एग्जाम, यानी बोर्ड एग्जाम को लेकर के हम लोग जो है लगातार अब वीडियो बनाने वाले हैं। तो ये हो गया हम लोगों का पहला वीडियो, जिसमें कि हम लोग रिलेशन और फंक्शन चैप्टर से सारा चीज का ओवरव्यू करेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक, हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच करके और उसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। और हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे, सैंपल पेपर आया है उसके बारे में देखेंगे, और एनसीईआरटी में क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोग 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो में बने हुए रहिए। तो हम लोग 14 टोटल 13 7 और इधर 6, यानी कि 13 चैप्टर है। तो 13 चैप्टर टोटल जो है हम लोग करेंगे इसके बारे में। तो चलिए पहला वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें कि रिलेशन और फंक्शन है, जिसमें कि हम लोग रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग इसमें क्या क्या चीज देखने वाले हैं वो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग इसमें देखने वाले हैं, हम लोग इसमें रिलेशन और फंक्शन चैप्टर में देखने वाले हैं टॉपिक्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे। पहला नंबर हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखेंगे, हम लोग 11th क्लास में सेट्स वगैरह पढ़ चुके हैं। सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन थोड़ा थोड़ा हम लोगों को याद होगा, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था। कोई भी अगर सेट दिया हुआ है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग किस तरह से करते थे, और कोई भी सेट अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग किस तरह से सेट के बारे में हम लोग यूनियन पढ़े थे, इंटरसेक्शन पढ़े थे, है ना। तो ये सारा चीज हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जो 12th के चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है उसका हम लोग हर पार्ट को टच करते हुए ही निकलेंगे, और कम में ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का मार्क्स जो है उठ पाए, इसलिए हम लोग उसी पर फोकस होकर के उसी चीज को ज्यादा कोशिश करेंगे। तो पहला नंबर हो गया इंट्रोडक्शन। उसमें हम लोग देखेंगे पहला नंबर सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन। और रिलेशन में हम लोग रिलेशन का फिर टाइप्स देखेंगे, 3 टाइप का, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एकदम 5 नंबर का पूछता है, 5 नंबर या 3 नंबर इसी आसपास पूछता है। तो हम लोगों के सैंपल पेपर में दिया हुआ है इसके बारे में कितना नंबर का, 5 नंबर का दिया हुआ है, केस स्टडी प्रॉब्लम में दिया हुआ है। और पिछले साल भी पूछा है 5 नंबर में क्वेश्चन, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग एग्जाम्पल और क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा नंबर, उसके बाद आ गया हम लोगों का फंक्शन। इसमें फंक्शन में क्या है कि बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ ग्राफ का फंक्शन जानना। अगर कुछ ग्राफ जो ऐसा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसका अगर फंक्शन का हम लोग ग्राफ नहीं जानेंगे तो हम लोगों को एग्जाम में काफी तकलीफ होने वाला है। तो इस वजह से हम लोग जो है कुछ ग्राफ का कुछ फंक्शन का ग्राफ जानेंगे। और फंक्शन के बारे में भी हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो 11th क्लास में जो पढ़े हैं उसका यूज इसमें पढ़ने वाला है। तो 11th क्लास का पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करते हुए पार करेंगे। इसलिए आप लोग जो है 12th बेसिस पर जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग, कोई भी चीज हम लोग छोड़ने वाले नहीं है या फिर मिस नहीं करने वाले हैं। मिस करने से क्या होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा नहीं, या फिर कुछ चीज अगर मिस हो गया तो फिर दिक्कत आने लगेगा। इस वजह से हम वो टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है उसको जो है हम लोग कवर करते हुए ही चलेंगे। बहुत लेंदी नहीं, लेकिन छोटा छोटा में जितना हो सके वो बताएंगे। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है 1 1 1 2 और मेनी मन।
तो 1 1 1 2 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों को प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, तो प्रूफ पढ़ेंगे 1 1 1 2 के बारे में। और लास्ट में हम लोगों को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन इसके बारे में पढ़ना है, तो ये भी हम लोग कर लेंगे। अच्छा, और इसमें हम लोग करेंगे क्या क्या, कोई भी टॉपिक, जैसे मान लीजिए कि एक हम लोग इंट्रोडक्शन या फिर रिलेशन उठा लिए, तो इसमें हम लोग सबसे पहला नंबर टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। टॉपिक का डिस्कशन के साथ साथ अगर मान लीजिए जैसे फंक्शन में हम लोगों को ग्राफ बताना है तो ग्राफ बताएंगे। उसके बाद इसका एग्जांपल्स देंगे। एग्जांपल जो है कम से कम इतना एग्जांपल देंगे ताकि जो है 1 नंबर वाला क्वेश्चन जो है बन जाए। उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स के बाद इसमें पीवाईक्यू देखेंगे। और पीवाईक्यू में हो गया प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है अभी हाल फिलहाल में, या फिर जो जिस तरह का आने का संभावना रहता है उस तरीके का पीवाईक्यू देखेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बहुत देखेंगे जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है या फिर ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का रिलेशन फंक्शन, मतलब किसी भी चैप्टर में अगर शुरू करेंगे तो ये सारा चीज को हम लोग कवर करते हुए ही चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला नंबर, हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं सेट्स के बारे में, तो आप लोग भी जानते होंगे कि सेट्स है क्या। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सेट्स के बारे में लिखे हैं, सेट्स आर द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लोग एक सेट है जिसमें कि 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग सेट्स बोलेंगे। और ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में चर्चा करने का आवश्यकता नहीं है, ये आप लोग जानते हैं, हम ऐसा मान करके चल रहे हैं। और ऐसे भी ये मान लेते हैं कि कोई एक सेट है, तो सेट में जो है दो टाइप का हम लोगों का होता है, टाइप दो तरह का होता है, जिसमें एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों का यूज बहुत ज्यादा होने वाला है, तो रोस्टर फॉर्म में कभी कभी दे देता है और सेट बिल्डर फॉर्म में कभी कभी दे देता है। तो ये भी हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, लेकिन अभी फिलहाल देख ले रहे हैं। रोस्टर फॉर्म बड़ा सिंपल होता है, यानी कि इसमें जो है हम लोग ये जो हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे a इज इक्वल टू ऐसा जो मार्क करते हैं, ये सेट ही रिप्रेजेंट करता है, ये हम लोगों का सेट रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग इस तरह से रोस्टर फॉर्म को लिख सकते हैं, जिसमें सारा एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट है उसका सारा इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं कॉमा कॉमा करके, और ऐसा यानी कि मीडियम वाला ब्रैकेट इसमें कर देते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का रोस्टर फॉर्म। अब बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म का। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग एक ऐसा रिलेशन इसमें या फिर ऐसा चीज लिख देंगे, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है x सच दैट, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, सच दैट। इसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट, सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये वाला जो निशान होता है इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग टू, है ना, बिलोंग टू, इसको हम लोग बिलोंग टू बोलते हैं। n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को, यानी कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जिसमें कि 1 से लेकर के 5 के बीच में ये ग्रेटर इक्वल टू का निशान है, 1 से बड़ा है यानी कि बड़ा और बराबर है x, और 5 से छोटा और बराबर है, यानी कि x जो है 1 से बड़ा या बराबर है, या फिर स्मॉलर इक्वल टू 5 है। तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो इसी सेट को हम लोग इस तरीके से अगर लिखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट हम लोग कम शब्दों में ही लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि हर एक एलिमेंट को हम लोगों को लिखना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन सा होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये बढ़ता जाता है इन्फिनिटी तक, तो ये सारा नेचुरल नंबर है। इसको क्या लिखना संभव है इसके अंदर, नहीं है। तो ये रोस्टर फॉर्म में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, जिसमें ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और ये वाला फॉर्म में सीधे हम लोग कुछ एक रिलेशन या फिर इक्वेशन या फिर कुछ भी इस तरह का लिख देंगे, जिससे कि हम लोगों को पता चल पाए कि ये हम लोगों का दिया हुआ है। कुछ सम सेट्स रिप्रेजेंटेशन, कुछ सेट्स को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम लोगों का बताता है। उसी तरह से W को रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं W से, यानी कैपिटल W। सेट्स हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा हुआ रहता है, जैसे यहाँ पर A जो लिखे हैं वो क्या है, कैपिटल, यानी कि ये कैसा है, कैपिटल, तो कैपिटल लेटर में ही हम लोग लिखेंगे। जेड क्या डिनोट करता है, तो जेड डिनोट करता है इंटीजर्स को। क्लियर है, ये सारा हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके बारे में अब क्या बोले, अब इंटीजर है, इंटीजर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, जेड लिखा हुआ मिलेगा मतलब समझ जाना है कि ये एक इंटीजर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रैशनल नंबर को हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल क्यू
हो जाता है हमारा रैशनल नंबर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रियल नंबर का। तो रियल नंबर कैपिटल आर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया कुछ सेट्स और सेट्स के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसके बाद रिलेशन के बारे में। तो आइए नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में चलते हैं। ये रहा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? जब किसी दो सेट को हम लोग क्रॉस करते हैं, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि इस तरह तरीके का ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें जैसे ये हो गया हम लोगों का, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाता है कि हम लोग इसको ए को ए से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया हम लोग सेट 1 2 3 को फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें 1 2 3 से। तो इसका हर एक एलिमेंट, इसके हर एक एलिमेंट के साथ में एक एलिमेंट बनाएगा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। जैसे 1 से एक बार 1 आ गया, 1 से 1 आ गया, 1 से एक बार 2 आ गया, 1 से 2 आ गया, 1 से 3 आ गया। इसी तरीके का टोटल हम लोग इस तरह से इसका प्रोडक्ट लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, इस बार का सैंपल पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन दिया है, इस वजह से इसका जो है नंबर ऑफ एलिमेंट भी हम लोगों को जानना जरूरी हो जाता है। अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए है, एन ए, और इसी को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए से ही क्रॉस कर रहे हैं, तो टोटल कितना नंबर बनेगा, ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट बनेगा, इसमें कितना एलिमेंट है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन रहा है। तो इसको निकालने का जो शॉर्टकट तरीका है वो एन ए क्रॉस यानी गुना, मल्टीप्लाई है ये एन बी, इन दोनों को गुना करने से जितना भी आएगा वो है। जैसे कि यहाँ 3 गुना 3, कितना एलिमेंट्स है इसमें, 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो 3 एलिमेंट्स गुना 3 एलिमेंट्स बराबर 9 एलिमेंट। तो ये तो ए क्रॉस ए हो गया, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए हो गया। तो इसमें 9 एलिमेंट्स। अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे एक और लेते हैं, जैसे कि सपोज मान लेते हैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू यहाँ पर 1 2 है और b इज इक्वल टू यहाँ पर 1 2 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो इसमें हम लोग सर्च करेंगे कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें कितना है 2 है, इसमें कितना है 1 2 3 3 है, तो इसको हम लोग करते हैं 2 गुना 3 बराबर 6। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रॉस यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कभी अचानक से मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या करेंगे, एग्जाम में ही पूछ दिया तो क्या करेंगे, तो इस वजह से इसको ध्यान में रखना है। दूसरा नंबर है नंबर ऑफ रिलेशन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम आर ए टू बी इज, यानी कि कितना रिलेशन बनाया जा सकता है। देखिए सबसे पहला नंबर बात कि जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए ए क्रॉस बी, जिसमें कि ए है, ए इज इक्वल टू मान लेते हैं कि 1 2 है, और दूसरा नंबर बी इज इक्वल टू यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 4 है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा ए क्रॉस बी में, तो ए क्रॉस बी में हम लोग कितना हो जाएगा ये हम लोग जान रहे हैं, तो ये हम लोग पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं 1 3, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 4, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 3, और यहाँ पर लिख सकते हैं 2 4। तो इतना हमारे पास एलिमेंट्स है। और ऐसे भी एग्जांपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि n यहाँ पे कर दे रहे हैं n इंटू एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए डॉट, और यहाँ हो जाएगा एन बी बराबर कितना हो गया, इसमें भी 2 एलिमेंट्स है और इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, बराबर हो गया 4। ये तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन क्या होता है, रिलेशन क्या है, तो रिलेशन हमारा है ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितना भी हम लोगों का आया, इसमें पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से कुछ ना कुछ रिश्ता बना रहा है, अलग अलग अगर देखे तो। अब वो रिश्ता कौन सा है, क्या है, इसके बारे में हम लोगों को इस रिलेशन में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि ए एलिमेंट का जो ए जो है उसका एलिमेंट मान लेते हैं कि A1 से हम लोग अगर डिनोट करेंगे, ये मान लेते हैं कि A1 बिलोंग टू A, और ये A बिलोंग टू A, हाँ, और स्मॉल b बिलोंग टू B है। इसको हम लोग अगर डिनोट करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी में कुछ रिलेशन होगा, जैसे R जो है रिलेशन भी बताता है। इसमें हम लोग लिखेंगे A, B,
यानी कि ए और बी है, सच दैट ए और बी में कुछ रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि ए बराबर बी प्लस वन, इस तरीके का हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें चेक करेंगे कि कौन सा ए बराबर बी प्लस वन है। तो देखिए यहां पर ए बराबर बी प्लस वन, अच्छा इसमें नहीं है, तो चलिए हम लोग इसको हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ए प्लस वन बराबर बी, ऐसा ले लेते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वही इस रिलेशन में आएगा। इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जितना भी एलिमेंट्स है उसमें से पहला वाला जो नंबर हो जाएगा हमारे पास ए, ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया, तो ये हो गया ए वन और बी वन, ए और बी। उसी तरह से ये भी ए हो गया, ये बी हो गया। तो इसमें से कौन सा रिलेशन है जो इसको फॉलो करता है, ये हम लोगों को इसमें देखना है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि b बराबर a प्लस वन होना चाहिए, यानी a में जब एक जोड़ेंगे तो b के बराबर आना चाहिए। तो a में एक जोड़े तो क्या ये b आया, एक और एक दो आ रहा है, ये नहीं है रिलेशन में। एक और एक दो आ रहा है, ये भी नहीं है रिलेशन। दो और एक तीन आ रहा है, ये है रिलेशन में। उसके बाद दो और एक तीन आ रहा है, यानी ये भी रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब इस रिलेशन को फॉलो करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है 2,3। तो ये हो गया हम लोगों का रिलेशन। यानी कि रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये अंतर है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारा एलिमेंट हो गया, लेकिन पर्टिकुलर एलिमेंट किस रिलेशन को फॉलो करता है ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा उसमें से। जैसे कि ये एक एग्जांपल के तौर पे हमने दिखाया कि ए में 1 2 एलिमेंट है, बी में 3 4 एलिमेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट 4 हो गया, यहाँ पे निकाल दिए। अब उसके बाद रिलेशन में हम लोगों ने निकाला कि a प्लस वन बराबर b होना चाहिए। तो इसमें से चेक किए तो 2 और 3, यानी 2 में जब एक जोड़ रहे हैं तो 3 के बराबर आ रहा है, तो ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से कुछ एलिमेंट्स जब बाहर निकलता है बाई कोई रिलेशन अगर हम लोग दे दिए तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन। तो यहां तक आपको बात क्लियर हुआ होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा कितना रिलेशन बन सकता है, ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिटेल में अब बता रहे हैं तो थोड़ा सा बता देते हैं। तो रिलेशन में अब हम लोग चेक करेंगे कि कितना ऐसा रिलेशन बन सकता है इसमें से, इस 4 एलिमेंट का यूज करके। तो आइए हम लोग चलिए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसको। तो यहां पर देखिए इसमें से कितना रिलेशन बन सकता है। तो R में रिलेशन बन सकता है, सबसे पहला एक होता है फाई, जो कि इम्प्टी सेट होता है, वो सबका रिलेशन में आ जाता है। तो ये हो गया हमारा पहला नंबर फाई, कॉमा। दूसरा नंबर रिलेशन में हम लोग क्या करेंगे, इन चारों को एक एक करके ले लेंगे, जैसे 1 3 है ना, 1 3 हो गया, एक एक ऐसा। उसके बाद कॉमा, उसके बाद फिर से ऐसे करके हम लोग ले लिए 1 4 है ना। ये एलिमेंट मतलब सिंगल एलिमेंट हम लोग चूज कर रहे हैं। आप लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हैं ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज यहां पर पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक एक एलिमेंट जब चुनते हैं, 4 में से एक एक एलिमेंट, तो कितने तरीके से चुना जा सकता है, तो हम लोग जानते हैं 4C1 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 और इंटू यहां पर हो गया, हाँ 4 माइनस 1 इंटू 1। तो ये हो गया बराबर 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1। 3 से इसको काटेंगे 4 फैक्टोरियल, सॉरी ये फैक्टोरियल है, हाँ 3 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 बराबर 4 तरीके से कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोगों को 4 में से सिंगल एलिमेंट अगर चूज करेंगे कितने तरीके से किया जा सकता है, तो 4 तरीके से। पहला तरीका हो गया ये, दूसरा तरीका ये हो गया, तीसरा तरीका 2 3 हो जाएगा 2 3, और चौथा तरीका हो जाएगा 2 4 वाला। तो ये हो गया हम लोगों का 4 एलिमेंट। उसके बाद कॉमा, अब हम लोग इसमें से दो एलिमेंट चूज करेंगे। तो 4 में से हम लोग दो एलिमेंट चूज कर रहे हैं, तो चुनने का तरीका क्या होना चाहिए, 4C2। तो इसको हम लोग करते हैं 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। इससे इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 4, और 2 से कट करेंगे तो बराबर आ जाएगा 6 तरीके से। तो इसी तरीके का एलिमेंट एक एक चुने तो इतना आ गया, फिर दो चुनेंगे, दो चुन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 1 3 और 1 4 एक बार साथ में चुने, है ना, ये एक हम लोगों का रिलेशन बन गया। दूसरा नंबर 1 3 और एक चुन लेते हैं 2 3। इस तरह से कितना एलिमेंट्स बनेगा, जब दो चुनेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा टोटल 6। ये हो गया हम लोगों का 4, ये हो गया 5 जो है हो गया हमारे पास 1 4 6। अब 3 चुनेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम लोगों को 4C3 करेंगे,
4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 4 तरीके का। तो यहाँ पर हो गया ये 6। उस तरह से जब 3-3 चुनेंगे तो 3-3 चुनेंगे तो ये आ जा रहा है 1 4 और 2 3, ये हो गया एक, ये हो गया एक रिलेशन। उसी तरह से और भी इस तरह का कितना रिलेशन आएगा, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 4, मतलब 3 चुने तो 4 आया। 3 अगर चुनेंगे, 3-3 का सेट अगर बनाएंगे, इसमें से कोई भी 3-3 ठो चुनना है, 3-3 ठो चुनना है, तो हम लोग कैसा बना सकते हैं, या तो इन 1 2 3 इन तीनों को चुनेंगे, या फिर 1 2 3 इन तीनों को चुनेंगे, या फिर 1 2 3 इन तीनों को चुनेंगे। इस तरह से हम लोग 4 तरीके से चुन सकते हैं। तो आ गया हमारे पास 3, और चारों को एक साथ चुनेंगे तो वो कितने तरीके से, तो चारों को चुनने का तरीका तो एक ही तरीका हो सकता है। इसमें कितना हो जाएगा 1 3 1 4 है ना, 2 3 और बच गया क्या, एक ठो 2 4। तो ये कितने तरीके से चुना जा सकता है, तो ये हो सकता है एक तरीके से। टोटल कितना हो गया 6 4 10, 10 4 14, 1 15 और एक आ गया 16। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो सकता है, नंबर ऑफ रिलेशन, तो ये हम लोगों को पता चल रहा है। नंबर ऑफ रिलेशन ये हो जाता है हमारे पास इज इक्वल टू 16। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये आप लोगों के सैंपल पेपर में भी एग्जाम में पूछा है, लेकिन हम बताने के लिए पूरा डिटेल में बता दिए। तो इसका फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 का पावर NA इनटू NB। अगर मान लीजिए 2 ठो रिलेशन A क्रॉस B हम लोग कर रहे थे तो उसका, तो बराबर में हो जाएगा, दोनों में एलिमेंट कितना कितना है, 2 2 है, तो 2 का पावर 2 इंटू 2 बराबर 2 का पावर 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। देखिए ये दोनों मैच कर रहा है। इसका मतलब है नंबर ऑफ रिलेशन हम लोगों को निकालने के लिए 2 का पावर NA इंटू NB करना पड़ता है। तो ये जो है हम लोगों का शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया। तो इस शॉर्टकट फॉर्मूला को हम पिछले वाले में दिखाए थे, चलिए उसमें आ जाते हैं। यहां पर देखिए, नंबर ऑफ रिलेशन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम A टू B इज 2 का पावर NA इंटू NB। तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कोई भी रिलेशन अगर 2 सेट दिया हुआ है, मान लीजिए एक ठो में 2 दिया हुआ है, एक ठो में 3 दिया हुआ है, तो दोनों को गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, और कर देंगे 2 का पावर n यानी 2 का पावर 6। तो इतना रिलेशन कैन बी फॉर्म्ड, है ना, इतना रिलेशन कैन बी फॉर्म्ड। तो ये हो गया शॉर्टकट फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हम लोगों का सैंपल पेपर में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना। ये 11th क्लास का है, ये अभी 12th क्लास का नहीं है, ये 11th का चल रहा है। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन का। अगर मान लीजिए रिलेशन को हम लोग बोलते हैं तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, R A to B, यानी A से B में रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है, जिसमें कि A सेट एक दिया हुआ रहेगा, एक B सेट दिया हुआ है। R इज इक्वल टू A सेट का कोई एलिमेंट मान लेते हैं कि A है, और B सेट का कोई एलिमेंट B है। ये बिलोंग टू A क्रॉस B करता है, इसका मतलब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में से इस रिलेशन को हमने निकाला है। और इसका जो है एक हम लोग इक्वेशन दे दिया है, A बराबर B+1, यानी कि B में 1 जोड़ने से A का वैल्यू आना चाहिए। तो उसमें से हम लोगों को चुनना पड़ेगा कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था इसमें कौन कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको जो जो सेटिस्फाई कर रहा होगा उन सभी को हम लोग इस रिलेशन में रखेंगे। यहां पे दिया हुआ है A बराबर, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे A बराबर 1 2 3 3 एलिमेंट्स हम लोग ले लिए, B बराबर 1 2 2 एलिमेंट्स ले लिए, है ना। अब इसमें से हम लोगों को वैसा एलिमेंट को चुनना है जो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में अवेलेबल होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाएगा 1 1, है ना, फिर 1 2, है ना, उसके बाद 2 1 2 1, उसके बाद 2 2 2 2, उसके बाद 3 1 3 1, उसके बाद 3 2 3 2। इतना एलिमेंट्स हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में A क्रॉस B में आ गया। अब इसमें से ऐसा कौन कौन सा है जो इस रिलेशन को फॉलो करता है, यानी कि A बराबर B+1 होता है, यानी B में 1 जोड़ने से A के बराबर आ जाए। तो देखते हैं B में 1 जोड़ने से, देखिए यहाँ पर 3 और 1, ये नहीं है, सॉरी, ये 1 और 2, ये वाला देखिए 2 1, तो यहां पर हो गया, देखिए यहां पर 2 1 हम लिखे हैं। 1 में से जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये पहला वाला एलिमेंट A शो कर रहा है, दूसरा वाला एलिमेंट B शो कर रहा है। तो B में जब हम लोग 1 जोड़ रहे हैं तो ये 2 के बराबर आ जा रहा है, और ये वाला एलिमेंट जो 3 2 है, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों एलिमेंट्स हमारा आ जा रहा है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 में 1 जोड़ने से 3 आ जा रहा है, यानी कि रिलेशन में केवल 2 ही एलिमेंट्स आएगा, 2 1 और 3 2।
तो ये हो गया हमारा रिलेशन। तो इस तरह से हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन जो दिया हुआ है उस रिलेशन को हम लोग निकाले कैसे। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लिया। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख दिए हैं कि इफ ए बराबर 1 2, इसमें दो एलिमेंट्स है 1 और 2, b इज इक्वल टू 1 2 3, इसमें कितना एलिमेंट्स है 3 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a गुना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b। तो 2 गुना 3 बराबर 6 कर दिए। ये वाला इस फॉर्मूले पर बेस्ड है, ये आप लोग जान रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये 6 है, 1 2 3 4 5 6। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट है ये हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर कि नंबर ऑफ रिलेशन कैन बी फॉर्म्ड, कितना रिलेशन इसमें बन सकता है। तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशन हम लोग बनाने के लिए हम लोग फॉर्मूला यहां पर लिखे हैं 2 का पावर एन ए इंटू एन बी। तो 2 का पावर एन ए इंटू एन बी। एन ए कितना है 2 है, एन बी कितना है 3 है। तो 2 का पावर 2 इंटू 3, तो 2 का पावर कितना आ गया 6 आ गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये 11th क्लास का है। अगर मान लीजिए आपको वीडियो में कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है, सबसे पहला नंबर इसको तो लिख लीजिएगा, कॉपी में 100% इसको लिख लीजिएगा, ताकि जो है आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। ये इसमें हर एक चीज जो है बताते चले जा रहे हैं और इसको पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। हम तो लगातार बोलते जा रहे हैं क्योंकि ये 11th क्लास का है, तो इसमें अब बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते हैं, जितना जा सकते हैं उतना हम बता दे रहे हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हो गया हमारा रिलेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा। हम नेक्स्ट में आते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग 3 तरह का हम लोग पढ़ेंगे। यहां से हम लोगों का शुरू हो जाता है 12th क्लास। तो 12th क्लास में हम लोग जो है 3 तरह का हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं और इसमें बस यही पूछता है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं। इसमें टोटल 3 तरीके का रिलेशन हम लोगों को पढ़ना है 12th क्लास में। ध्यान देने, अब यहां से ध्यान देना शुरू कर देना है। 3 तरीके का रिलेशन हम लोगों को पढ़ना है। पहला नंबर हो गया रिफ्लेक्सिव, दूसरा नंबर हो गया सिमेट्रिक और तीसरा नंबर हो गया ट्रांजिटिव। तो इन तीनों को हम लोगों को प्रूफ करने के लिए देता है कि सो दैट, या फिर चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट। इस तरीके का हम लोगों को प्रूफ करने के लिए देता है। तो यहां से हम लोगों को समझना शुरू करना है। तो अगर मान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग 3 तरह का पढ़ते हैं, तो इसमें इन सेट ए, कोई भी एक सेट दिया हुआ है ए, वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिलेशन दिया हुआ है सेट ए में कोई रिलेशन, यानी रिलेशन का मतलब हो गया आर ए टू ए, ए टू ए, यानी रिलेशन ए से ए में जा रहा है ना। तो इसमें जो है, या फिर ए से बी में भी जा रहा है, तो उसमें रिलेशन हम लोगों को चेक करना होगा। तो रिफ्लेक्सिव में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग पहले एक बार नाम हम लोग जान लेते हैं। पहला नंबर नाम है रिफ्लेक्सिव, दूसरा नंबर नाम है सिमेट्रिक और तीसरा नंबर नाम है ट्रांजिटिव। जिसमें से पहला नंबर, अभी हम लोग केवल नाम पढ़ रहे हैं और इसका डेफिनेशन जान रहे हैं। इसके बाद हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव अलग अलग, और तीनों का एग्जांपल्स देखेंगे। और एग्जांपल्स देखने के बाद इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारा को हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग PYQ लगाने वाले हैं, है ना। तो PYQ लगाएंगे, तो PYQ में हम लोग जो है पिछला साल का जो क्वेश्चन पूछा है या फिर सैंपल पेपर में भी जो दिया है उसको भी हम लोग देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में सबसे पहला नंबर है रिफ्लेक्सिव। इसमें बोला गया है कि इफ ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, यानी कोई भी एक रिलेशन दिया हुआ है उसमें ए आर है, यानी कि अगर मान लीजिए यहां पर ए आया तो यहां पर भी अगर ए डाल देंगे तो वो भी इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, यानी उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि सारे एलिमेंट के लिए, ए का सारे एलिमेंट के लिए ये ट्रू होना चाहिए। अगर मान लीजिए 1 है तो यहां भी 1 होना चाहिए, 2 है तो यहां भी 2 होना चाहिए, 3 है तो यहां भी 3 होना चाहिए। तो ऐसा अगर आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। एग्जाम्पल के तौर पे, अभी एग्जाम्पल हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले हम लोग डेफिनेशन देख लिए। इफ ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए आ रहे तो यहां भी ए ही रहे। अगर ये बिलोंग्स टू आर करता है यानी रिलेशन करता है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तब हम लोग कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए होने के लिए हम लोगों का जो इमेज बन रहा है,
जो इमेज जो हमारा बन रहा है, इमेज बोल रहा है, रिलेशन में जो हमारा इस तरफ वाला एलिमेंट है वो सेम टू सेम पुट करने से हमारा आ जाना चाहिए, यानी रिलेशन में वो बिलोंग करना चाहिए, तब हम लोग कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक हम दिए हैं R इज इक्वल टू L1 L2। L1 और L2 एक लाइन है, L1 L2 मान लेते हैं कि एक सेट है L जिसमें रिलेशन दिया हुआ है कि L1 इज पैरेलल टू L2, यानी लाइन का एक सेट है जिसमें बोला जा रहा है कि L1 इज पैरेलल टू L2, तो उसमें रिलेशन में जितना भी पैरेलल लाइंस होगा वो सारा आ जाएगा। तो इसमें L1 L2 जिसमें L1 पैरेलल टू L2, तो इसमें हम लोग पुट करके देखेंगे, चेक करके देखेंगे कि अगर मान लीजिए L1 लाइन है, यहां पर भी अगर मान लीजिए हम लोग L1 लिख दिए, यानी कि L1 क्या, L1 यानी खुद से, यानी लाइन L1 क्या खुद से पैरेलल है या नहीं है, ये हम लोगों को चेक करना होगा। अगर ये होता है तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। जैसे यहां पर हम लोग जो L1 और L2 का बात किए, अगर मान लीजिए L1 लाइन है और ये खुद से पैरेलल है कि नहीं है, ये क्या डिग्री में है, नहीं, खुद से तो पैरेलल ही है, तो इस वजह से ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। इसके बारे में और अभी डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं। ये हो गया इसका डिफिनीशन। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को इस एक A रहेगा, यहाँ B रहेगा, तो B के जगह में A पुट करके ही चेक करना है कि रिलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा नंबर आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में अगर मान लीजिए कोई एक रिलेशन है जो कि सेट A से बिलोंग करता है, अगर A1 और A2 रिलेशन में है, A1 और A2 रिलेशन में है, तो A2 A1 भी रिलेशन में होगा। अगर ऐसा है, A1 A2 अगर रिलेशन में है तो A2 और A1 भी रिलेशन में होगा, यानी कि A1 के जगह में A2 और A2 के जगह में A1 पुट करने से भी वो रिलेशन में होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि एक सेट है जिसमें कि ट्रायंगल्स है ढेर सारा, और रिलेशन में बताया जा रहा है कि T1 और T2 दो ट्रायंगल है जो दोनों क्या है, सिमिलर है। यहाँ पे रिलेशन में यहाँ लिखा हुआ है T1 इज सिमिलर टू T2, तो इसमें हम लोगों को प्रूफ करना होगा कि इफ T1 एंड T2 बिलोंग्स टू R, यानी कि T1 और T2 सिमिलर है, T1 से T2 सिमिलर है, देन T2 से T1 भी सिमिलर होगा। अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा हम लोगों का सिमेट्रिक। तो हम लोग ऑब्वियस जान रहे हैं अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 क्या T1 के सिमिलर नहीं होगा, होगा। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से हम लोग करते हैं कि अगर ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगा, तो जो ये वाला भी था ये भी एग्जांपल इसमें फिट बैठ रहा है, यानी कि सिमेट्रिक भी होगा ये भी, है ना। हाँ, लेकिन ये वाला जो है T1 और T2 सिमिलर है, T1 खुद से भी सिमिलर है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा। T1 क्या खुद से सिमिलर है या नहीं है, ये भी खुद से सिमिलर है। तो इस तरीके का हो गया इसका डिफिनीशन। इसमें हो गया कि दोनों जो है अगर सेम एलिमेंट क्या खुद से रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें आगे आ रहा है कि A1 अगर A2 के साथ जिस रिलेशन में है, A2 भी A1 के साथ उसी रिलेशन में अगर होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो ये हो गया हम लोगों का डेफिनेशन। तीसरा नंबर ट्रांजिटिव। अभी सबका एग्जांपल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तीसरा नंबर एग्जांपल में हो गया, अगर मान लीजिए ए सेट में A1 A2 अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है और A1 A2 में ये R रिलेशन दिया हुआ है, A1 A2 बिलोंग्स टू R, और A2 A3 भी बिलोंग्स टू R है, यानी कि A1 के बाद आ गया A2 बिलोंग्स टू R, A2 A3 भी बिलोंग्स टू R है, तब यानी दो चीज हमारा गिवन है, यानी कि A1 A2 बिलोंग्स टू R, A2 A3 बिलोंग्स टू R, तब तो हम लोगों को प्रूफ करना होगा कि A1 और A3 यानी पहला वाला और तीसरा वाला ये दोनों भी रिलेशन में होगा। अगर ऐसा है, अगर रिलेशन में है, A1 A3 भी रिलेशन में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा।
तो इस तरीके का हम लोगों का डिफिनीशन है। तो ये 3 हो गया, जिसमें पहला नंबर रिफ्लेक्सिव का बात किया, जिसमें कि वो खुद से यानी स्वयं से रिलेशन में अगर होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा नंबर में है, अगर बी के साथ जिस रिलेशन में है, बी ए के साथ उसी रिलेशन में है, तो हम लोग कह सकते हैं ये सिमेट्रिक होगा। और तीसरा नंबर, अगर A1 A2 के साथ जिस रिलेशन में है एंड A2 A3 के साथ जिस रिलेशन में है, तो A1 और A3 यानी पहला वाला और तीसरा वाला भी उसी रिलेशन में होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं ये है ट्रांजिटिव। हाँ, अगर मान लीजिए इस तरीके का नहीं दिया हुआ है तब क्या होगा, A1 A2 और फिर यहां पर देखिए दूसरा टर्म में A2 आ रहा है और इसका पहला टर्म में A2 आ रहा है। तो अगर मान लीजिए किसी रिलेशन में ऐसा आ ही नहीं रहा है जिसमें कि पहले वाले में दूसरा वाला टर्म और किसी में पहला वाला टर्म, ये दोनों सेम टू सेम आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर ऐसा आ ही नहीं रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। तो हम लोग कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। अगर मान लीजिए ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है तो हम लोग ट्रांजिटिव उसको कहेंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ये होना जरूरी है, तब हम लोग ट्रांजिटिव कहेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है लेकिन ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तभी हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव हमेशा होगा। तो यानी कि ये कंडीशन पहला नंबर दिया हुआ होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, ये कंडीशन दोनों, और दोनों अगर दिया हुआ है तो तीसरा वाला भी फुलफिल करेगा तभी ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ये नहीं है। यानी A1 A3 अगर नहीं दिया हुआ है तब हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिव नहीं है, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव होगा, हर केस में ट्रांजिटिव होगा। अगर ये वाला नहीं दिया हुआ है तभी ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो ये हम लोग देखे एक ओवरव्यू जिसमें कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में था। अब हम लोग आइए एक एक करके चर्चा करते हैं, जिसमें पहला नंबर हो गया हम लोगों का रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में आइए आते हैं। तो ये है रिफ्लेक्सिव का हम एग्जाम्पल रखे हुए हैं, ये सारा समझाने के लिए ही है। ये रिफ्लेक्सिव है, ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, कैसे जानेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही ज्यादा क्लियर होता है। तो पहला नंबर एग्जाम्पल में रिफ्लेक्सिव में कौन कौन है। पहला नंबर में यहाँ R इज इक्वल टू, यहाँ पर 1,1 दिया हुआ है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि एलिमेंट में जो A में रहता है दूसरे नंबर में भी A ही है, यानी कि ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। यहाँ पर ये स्वयं है, यहाँ पर भी स्वयं है, यानी कि A, बिलोंग्स टू R, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। दूसरा नंबर एग्जाम्पल में देखते हैं, यहां पर देखिए 1,1, 2,2, 3,3, यहाँ 2,3, 3,2। हमको इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पर 2,3 है 3,2 है। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2,2 भी होना चाहिए सारे एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट क्या है, या तो 1 है, नहीं तो 2 है, नहीं तो 3 है, बस इसके अलावा तो और कुछ नहीं है कोई। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर 1 है तो 1,1 होना चाहिए इसमें, 2 है तो यहाँ पर 2,2 होना चाहिए, 3 है तो यहाँ पर 3,3 होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पर तीनों एलिमेंट्स है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ये 2,3, 3,2 ये दिया हुआ है ठीक अलग से, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्योंकि सारा एलिमेंट्स रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट है R इज इक्वल टू ए बी सच दैट A इज स्मॉलर इक्वल टू B। स्मॉलर इक्वल टू का क्या मतलब होता है, स्मॉलर इक्वल टू का मतलब होता है कि B से या तो छोटा हो A या तो B के बराबर हो, यानी कि A जो है B से छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। तो यहां पर बराबर का भी निशान है। तो यहां पर अगर मान लीजिए B के जगह में अगर A रख के हम लोग चेक करेंगे, जैसे यहां पर A, B इस तरह से है, तो इसका रिलेशन क्या है, क्या यहां पर हम लोग लिख करके चेक करेंगे, क्या A इज स्मॉलर इक्वल टू B के जगह में हम लोग A रख के देखेंगे क्या ये रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, A, बिलोंग्स टू R हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हो रहा है तो देखिए A इज स्मॉलर इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू तो है ना, इक्वल टू है मतलब कि ये बराबर तो है, तो यानी कि ये रिलेशन में आ रहा है। और जैसे ही रिलेशन में आ रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। तो इतना दूर में एग्जाम्पल में हम लोग जो है बात रखे कि रिफ्लेक्सिव कौन कौन है। तो इसमें आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर मान लीजिए जो भी एलिमेंट लिए वही एलिमेंट अगर बी में भी रख दे तो क्या वो रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, सारे एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा।
एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक लिख देते हैं a बराबर 1 2 3। अब इसमें जो है अगर मान लीजिए रिलेशन में दिया हुआ है, यहाँ पर 1 1 दिया हुआ है, 2 2 दिया हुआ है और बस रुक गया है, 3 3 अगर नहीं दिया हुआ है तो ये क्या रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 यहाँ बच जा रहा है, 3 यहाँ बच जा रहा है, एक एलिमेंट जो है हमारा आ ही नहीं रहा है। 3 3 भी होना चाहिए, तब जाके ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? अब कौन कौन रिफ्लेक्सिव नहीं है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नॉट रिफ्लेक्सिव यहां पर देखते हैं, पहला नंबर रिलेशन यहां पर दिया हुआ है, इसमें हम लोग बी के जगह में ए रख के देखेंगे। तो ए कॉमा ए क्या बिलोंग्स टू आर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसके लिए हम लोगों को ए बराबर बी के जगह में ए प्लस 1 रख के चेक करना होगा। क्या ए प्लस 1 के बराबर होगा? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एक ज्यादा है, एक तरफ है ए, एक तरफ है ए प्लस 1, यानी कि दूसरे साइड वाला एक ज्यादा है। इसका मतलब ये बराबर कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब ये ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हो रहा है क्लियर? इसीलिए हम इसमें रखे, इसीलिए इसमें हम रखे कि एक तरफ हम एग्जांपल रखे कि ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा है, इसीलिए इस तरीके का हम लोग एग्जाम्पल रखे हैं। दूसरा नंबर यहां पर बात रखते हैं दूसरा नंबर का। तो यहां पर ए बी, अभी इसको भी रख के देखते हैं, ए बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है, ये चेक करते हैं, इसमें रख के देखते हैं। तो यहां पर रख दीजिए, देखे ए स्मॉलर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या हमेशा ये ट्रू होता है कि ए इज स्मॉलर इक्वल टू ए स्क्वायर है? चेक करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर मान ले कि यहां पर 1 रखे, क्या 1 स्क्वायर से छोटा या बराबर है? तो ये तो सही है, लेकिन इसी तरह से हम लोगों को रख के देखना है। अब अगर मान लीजिए 2 रख दिए, क्या स्मॉलर इक्वल टू 2 का स्क्वायर है? तो ये भी सही है, लेकिन अगर 1 से छोटा हम लोग कुछ रख के देखे, जैसे 1/2, क्या स्मॉलर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर अगर मान लीजिए करेंगे, तो 1/2 इज स्मॉलर इक्वल टू 1/4 है। इसके लिए ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला छोटा है, ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जा रहा है? छोटा। अगर एक भी ऐसा केस आ गया जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम लोगों को वैसा चीज को ढूंढना है, उस चीजों को ढूंढना है जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो। एक भी ऐसा केस अगर मिल गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो हम लोगों को वो केस को ढूंढ करके निकालना होगा, एग्जाम्पल्स लेकर के, है ना? तो ये भी हम लोगों का क्या है? डज नॉट बिलोंग्स टू, ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू है। सारे केस में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो यानी सारे एलिमेंट के लिए, तो सभी एलिमेंट के लिए ये ट्रू नहीं है। तीसरा नंबर ये एग्जांपल के तौर पे और एक लेकर के देखते हैं, ए इज द फादर ऑफ बी। अच्छा, इसको तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर बी के जगह में ए रख के देखे बिलोंग्स टू आर, तो क्या ये ट्रू है? यानी ए इज द फादर ऑफ ए, तो यहां पर ए इज द फादर ऑफ ए। क्या कोई भी आदमी स्वयं का पिता होता है? नहीं होता है, यानी कि ये ट्रू क्या है? नहीं है। तो यानी कि ये क्या रिलेशन रिलेशन में बिलोंग करता है? नहीं करता है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो समझ में आया होगा इतने सारे एग्जांपल देने के बाद कि रिफ्लेक्सिव कौन सा नहीं है और कौन सा है, और हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में हम लोग इसमें भी 3 एग्जांपल लेकर के रखे हुए हैं। चलिए सिमेट्रिक में हम लोगों को करना था कि इफ, हम लोग जान रहे हैं इफ a1 a2 बिलोंग्स टू r, देन a2 a1 बिलोंग्स टू r, देन तब हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज सिमेट्रिक। ये हम लोग डेफिनेशन में पढ़े हैं, तो इसी का यूज हम लोग इसमें करेंगे। चलिए पहला नंबर देखते हैं, ये R इज इक्वल टू 2 3 3 2। अब देखिए यहां पर 2 3 बिलोंग्स टू R, ये पहला नंबर है। हाँ, 2 3 बिलोंग्स टू R, तो हम लोगों को पलट देना है, यानी A1 A2 था, यहां पर A2 A1 रखना है। तो अब यहां क्या 3 2 बिलोंग्स टू R है? तो यहां पर देखते हैं कि 2 3 भी है और 3 2 भी रिलेशन में ही है। 2 3 और 3 2 दोनों रिलेशन में ही है। इसका मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सो सिमेट्रिक। हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है?
सिमेट्रिक है। यानी कि दोनों केस में होना चाहिए, ए के जगह में बी और बी के जगह में ए, हम लोग रख करके चेक करेंगे, सारे के लिए ये ट्रू होना चाहिए। तो यहां पर तो दो ही एलिमेंट रखा हुआ है, लिखा हुआ है 2 3 और 3 2, तो 2 3 है तो क्या 3 2 भी रिलेशन में आता है? अगर आता है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये दूसरा नंबर एग्जाम्पल हो, पहला नंबर एग्जाम्पल हो गया। दूसरा नंबर एग्जाम्पल में देखते हैं। दूसरा नंबर, ए बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? ए इज द ब्रदर ऑफ बी। क्या बी इज द ब्रदर ऑफ ए? तो अगर ए बी का भाई है तो बी क्या ए का भाई होगा या नहीं होगा? होगा। इसका मतलब ये भी रिलेशन में आ रहा है, तो ये भी बिलोंग्स टू आर करता है। इसका ये मतलब है कि ये भी क्या है? सिमेट्रिक है। तो ये भी हमारा हो गया सिमेट्रिक। तीसरा नंबर एग्जांपल हो गया। तीसरा नंबर एग्जांपल में हो गया L1 L2 दो लाइन है और L1 L2 के परपेंडिकुलर है। ये हो गया, मान लेते हैं L1, और ये हो गया हमारे पास L2। तो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल होगा। तो ये L1 L2 बिलोंग टू R, तो क्या L2 L1 बिलोंग टू R होगा? हाँ होगा, बिल्कुल सही बात है। सो इट इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का हम लोग सिमेट्रिक का बच्चों आप लोगों ने देखा कि 3 ठो एग्जांपल्स हमने बता दिया है। अब इसके बाद हम लोग कौन कौन सिमेट्रिक नहीं होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां पर देखिए नॉट सिमेट्रिक में पहला नंबर एग्जांपल, तो ये हो गया पहला नंबर एग्जांपल। चेक करते हैं, आर ए बी, जिसमें ए जो है वो बी से छोटा या फिर बराबर है, यानी कि स्मॉलर इक्वल टू बी। तो यहां पर ए बी मान लेते हैं बिलोंग टू आर। इफ, तो पहला नंबर इफ ए बी बिलोंग टू आर, तो हम लोगों को देखना है कि क्या बी ए भी बिलोंग करता है। तो ये तो हो गया ए इज स्मॉलर इक्वल टू बी, क्लियर। अब उसके बाद क्या बी ए भी बिलोंग टू आर करता है कि नहीं करता है, ये हम लोगों को चेक करना है, ये हम लोगों को चेक करना है। तो यहां पर हम लोगों ने देखते हैं b इज स्मॉलर इक्वल टू a भी क्या संभव है कि नहीं है। तो एग्जांपल के तौर पे यहां पे कोई नंबर ले लेते हैं। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि b का वैल्यू यहां पर 2 था और a का वैल्यू यहां पर 1 था, तो 1 यहां पर एग्जांपल ये 1 इज स्मॉलर इक्वल टू 2 है, लेकिन क्या 2 इज स्मॉलर इक्वल टू 1 है? एक भी केस अगर ऐसा आ गया कि वो सेटिस्फाई अगर नहीं कर रहा है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। यानी इन तीनों में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों में हम लोगों को उसी केस को चुन लेना है जो केस इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। होने का बहुत सारा संभावना है, लेकिन नहीं होने का 1-2 भी संभावना रहेगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे कि ये नॉट सिमेट्रिक है। तो ये जो है नॉट हो जा रहा है, यानी 1 से 2 छोटा नहीं है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो नॉट सिमेट्रिक, यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है? तो ये दो, पहला नंबर एग्जांपल हो गया। दूसरा नंबर एग्जांपल, दूसरा नंबर में ए इज द फादर ऑफ बी, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी a इज फादर ऑफ बी, फादर ऑफ बी। लेकिन क्या b a बिलोंग्स टू आर है? क्या b इज फादर ऑफ a है? b क्या फादर है? नहीं। अगर a b का फादर है तो b फादर होगा a का? नहीं होगा। यानी कि ये रिलेशन बिलोंग टू नहीं कर रहा है, रिलेशन में फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नॉट सिमेट्रिक होगा, यानी कि ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा। ये दोनों हो गया। तीसरा नंबर एग्जांपल में देखिए, यहां पर 1 1 2 2 1 2 और 2 3। तो अब देखिए यहां पर 1 1, ये वाला तो खैर ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन 1 से 2 जा रहा है, तो और यहां पर 2 से 3 जा रहा है, लेकिन 1 से 2 जा रहा है, क्या यार इसमें 2 1 अवेलेबल है? 1 2 तो ठीक है, लेकिन 2 1 क्या इसी रिलेशन में अवेलेबल है? नहीं है। तो 1 2 अगर अवेलेबल है, तीसरा नंबर एग्जांपल यहां पे लिख देते हैं कि इफ 1 2 बिलोंग्स टू आर, देन क्या 2 1 बिलोंग्स टू आर है? नहीं है। 2 1 कहां है? इसमें नहीं है। उसी तरह से 2 3 का भी एग्जांपल ले सकते हैं। इफ 2 3 बिलोंग्स टू आर, देन 3 2 क्या बिलोंग्स टू आर है? बिलोंग्स टू आर है? नहीं है। 3 2 इसमें कहां है? नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। तो ये हम लोग जो है
सिमेट्रिक है कि नहीं है, चेक करने का तरीका एक तरह से हम लोग ढूंढे। इसको लिखना पड़ेगा एग्जाम में अच्छे ढंग से, है ना, ये समझने के लिए हम बता रहे हैं। और लिखने का भी तरीका कुछ इसी तरीके का रहेगा, लेकिन थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे हम लोग सिमेट्रिक को चेक करते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर केस में आते हैं ट्रांजिटिव। आइए चलिए, ट्रांजिटिव में भी इस तरफ हमने एग्जाम्पल लिख दिया है, इस तरफ हमने नॉट ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल लिख दिया है। तो ट्रांजिटिव का हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखे थे A1 इफ A1 A2 belongs to R, A2 A3 belongs to R, then A1 A3 belongs to R होगा। तो यहां पर then लिख दिए, और ये दोनों क्या है, गिवन है। इफ A1 A2 A2 A3 belongs to R है, तो A1 A3 भी belongs to R होगा। तो चेक करते हैं। देखिए, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं दिया हुआ, ये कंडीशन हमको मिल ही नहीं रहा है, A1 A2 A2 A3, तो भी वो ट्रांजिटिव होगा। जैसे कि ये वाला ट्रांजिटिव होगा, 1 1 है, केवल 1 1 है, कुछ है ही नहीं। 1 1 के बाद फिर 1 1 फिर 1 1, है ना। तो 1 1 ऐसे भी ट्रांजिटिव ये है, यानी कि ये ट्रांजिटिव है। उसके बाद इसमें चेक करते हैं, 1 से 2 गया, यानी 1 से 2 आया, अब 2 से कुछ तो दिखा ही नहीं रहा है। कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या, ये कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब अगर फुलफिल भी नहीं करेगा तो भी ये ट्रांजिटिव होगा। 3 4 है, क्या 4 और कुछ है, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव होगा। ये कंडीशन अगर आया, A1 A2 A2 A3 ये कंडीशन अगर आया, तब ये जरूरी हो जाता है कि A1 A3 होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तब नॉट ट्रांजिटिव है, नहीं तो ट्रांजिटिव होगा, है ना। तो यहां पर अब तीसरा नंबर में आते हैं। चलिए, 1 2 है, यानी 1 2 बिलोंग्स टू R। उसके बाद 2 देखिए, यहां का दूसरा वाला पार्ट, इसका पहला वाला पार्ट सेम है। 2 3 बिलोंग्स टू R, देन ये जरूरी है क्या, 1 3 बिलोंग्स टू R है, अगर है तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो 1 3 यहां पर है, यानी कि ये है, इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव होगा। तो इस तरीके का सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर यहां पर 1 3 नहीं रहता, अगर यहां पर 1 3 नहीं रहता, तो हम लोग कह सकते थे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव होगा। तीसरा नंबर x y x स्मॉलर देन y। तो यहां पर लिखते हैं, मान लेते हैं कि x कॉमा, मान लेते हैं कि y बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि x जो है से बड़ा है y, तो उसी तरह से y कॉमा z बिलोंग्स टू R, तो यहां पर y क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन z, है ना। अब तीसरा कंडीशन फुलफिल करता है कि नहीं, यानी कि x कॉमा जेड बिलोंग्स टू R होता है कि नहीं, ये दोनों इफ का कंडीशन है। यदि ये दोनों हमारे पास दिया हुआ है, तो तीसरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको चेक करना है। तो इसके लिए हम लोग लिख करके देखें, यहां पर x स्मॉलर देन जेड। तो अब देखिए, यहां पर x से बड़ा है y और y से बड़ा है z, तो x से बड़ा z होगा या नहीं होगा, x से z ओबियस से बड़ा होगा। यानी कि x से बड़ा है y और y से बड़ा है z, तो x से z क्या होगा, बड़ा होगा, ओबियस से बड़ा होगा। इसका मतलब ये फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया एग्जाम्पल ट्रांजिटिव होने का। अब बात करते हैं नहीं होने का, कौन कौन सा है। तो नहीं होने में ये देखिए, पहला नंबर एग्जाम्पल का बात करते हैं। पहला नंबर में है कि 1 2 2 3, तो यहां पर लिखते हैं 1 2 बिलोंग टू R। उसके बाद लिखते हैं इफ 1 2 बिलोंग टू R, 2 3 भी यहां पे दिया हुआ है, बिलोंग टू R ये भी है। देन 1 3 क्या बिलोंग टू R करता है कि नहीं करता है। अगर ये 1 3 बिलोंग टू R नहीं करता है, तो यहाँ 1 3 है, नहीं है 1 3, 1 3 रहना चाहिए। यहां पर 1 3 क्या है, नहीं है। तो 1 3 अगर नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे ही करके हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये पहला नंबर ट्रांजिटिव नहीं है। दूसरा नंबर एग्जाम्पल में आ जाते हैं कि a कॉमा b बिलोंग्स टू R, ठीक है, जिसमें कि a जो है स्मॉलर इक्वल टू b स्क्वायर। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, मान लेते हैं कि b और c बिलोंग्स टू R, जिसमें कि b जो है स्मॉलर इक्वल टू c स्क्वायर है ना। अगर ये दोनों चीज हमारे पास दिया हुआ है, देन क्या a कॉमा सी
बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं होगा, ये हम लोगों को चेक करना है, जिसमें कि ए स्मॉलर इक्वल टू सी स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पे a बराबर 5, b इज बराबर 3, c बराबर 2, तो 5,3 बिलोंग टू r, 5 इज स्मॉलर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अब दूसरा नंबर में लेते हैं 3,2 बिलोंग्स टू r, तो 3 इज स्मॉलर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अब इफ ये दोनों अगर सेटिस्फाई कर रहा है देन क्या करेंगे, 5 और 2 को लेंगे, क्या बिलोंग्स टू आर होता है? तो 5 स्मॉलर इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है, तो ये नहीं होता है, क्योंकि 4 जो है 5 से बड़ा नहीं है, छोटा है, यानी कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है ना। तो ये दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों बार बार पूछता है, इसका एग्जाम्पल में कुछ ही है जो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। ए इज स्मॉलर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो इसको जो है ध्यान में रखना होगा, ये एग्जाम्पल में आता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला तीसरा नंबर केस, ए इज द फादर ऑफ बी, तो मान लेते हैं कि ए इज द फादर ऑफ बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी कि ए जो है पिता है, ए क्या है? फादर ऑफ बी है, ठीक है। उसी तरह से बी मान लेते हैं सी का पिता है ना, तो ये बिलोंग्स टू आर है, बी इज फादर ऑफ सी, तो क्या ए सी यानी ए इज द फादर ऑफ सी होगा? तो ए इज द फादर ऑफ सी होगा? नहीं होगा। इज द फादर ऑफ सी होगा? तो ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए का पिता बी है, बी का पिता सी है, तो ए का पिता क्या सी होगा? ए नहीं, ए जो है सी का फादर होगा, ए जो है बी का फादर है, बी जो है सी का फादर है, यानी सी का जो है ये क्या है? दादा है, तो ए इज द फादर ऑफ सी कभी नहीं होगा, तो यानी कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू करता है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, और इसको हम देख करके बता रहे हैं, है ना। चलिए ये एग्जांपल, इसी जगह पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है हालांकि, लेकिन एक दो क्वेश्चन है ये क्यूब वाले में ही, स्क्वायर और एक क्यूब, ये वाला को थोड़ा सा ध्यान दे देना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है कि जिसमें ऐसा रिलेशन जिसमें कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के तीनों हो जाए, तीनों के तीनों हो जाए, तो उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है R L1 L2, दो लाइन है L1 L2 और L1 पैरेलल टू L2, तो ये वाला जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं, तो तीनों को चेक करना होगा, L1 की जगह में L1 रख के देखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव में चेक करेंगे L1 क्या बिलोंग टू R करता है? तो L1 के पैरेलल है, बिल्कुल है, खुद के पैरेलल तो होगा ही, पहला नंबर। दूसरा नंबर सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे कि इफ L1 पैरेलल टू L2 देन क्या L2 पैरेलल टू L1 है? तो बिल्कुल है, तो ये भी हो गया। तीसरा नंबर हम लोग चेक करेंगे कि L1 अगर L2 के पैरेलल है, L2 अगर L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 पैरेलल टू L3 होगा? तो बिल्कुल होगा। इसलिए जब तीनों ही हो जाता है रिलेशन हम लोगों का, रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है और ट्रांजिटिव भी हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, और इस तरह से हम लोग चेक करते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग आगे अब हम लोग देखते हैं। हाँ, ये है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा है, इसमें से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं। तो पॉज करके आप लोग भी चेक कर सकते हैं, चेक करके बताइए जरा। पहला नंबर एग्जांपल, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, बताइए। एक रिलेशन दिया हुआ है R इन द सेट A, R इन द सेट A 1 2 3 4 14 तक दिया हुआ है, डिफाइंड R इज इक्वल टू एक्स वाई 3x माइनस वाई बराबर 0। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है और क्या ये ट्रांजिटिव है, इसको चेक करना है। तो ये एनसीईआरटी का पहला नंबर है, सब लोग जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। इसमें हम लोग चेक करेंगे कि एक्स वाई बिलोंग टू R होता है कब? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू अगर 0 हो जाता है, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव क्या करते हैं? फॉर रिफ्लेक्सिव हम लोग करते हैं x के जगह में x ही रख करके चेक करते हैं क्या ये बिलोंग्स टू R है कि नहीं है, ये चेक करते हैं। तो यहां रखेंगे 3x माइनस एक्स बराबर 0, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? यहां कितना आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2x, क्या 2x बराबर 0 है? ये कहां सेटिस्फाई कर रहा है?
ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी ये बिलोंग्स टू नहीं है, यानी पहला नंबर जो हो गया ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोगों को चेक करना पड़ता है। फॉर सिमेट्रिक, चलिए इसको भी चेक कर दे रहे। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो अगर ये बिलोंग्स टू आर है तो 3x माइनस वाई बराबर क्या है, 0 है। देन तो हम लोगों को देखना होगा कि क्या वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर है, क्या ऐसा है, वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर है। तो एक्स के जगह पे वाई रखेंगे, वाई के जगह पे एक्स रखेंगे, 3y माइनस एक्स बराबर 0। तो अब जब हम लोगों का रिलेशन ये दिया हुआ है तो क्या यहाँ पर 3x बराबर y, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x बराबर y हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3y बराबर x हो जाएगा। मतलब कि x जो होगा y का 3 गुना हो जा रहा है, यहाँ पर जो है y जो है x का 3 गुना, यानी जस्ट अपोजिट हो जा रहा है। तो जब ये सेटिस्फैक्शन हम लोगों को दिया हुआ है सेटिस्फाई करने के लिए, तो 3y बराबर x कैसे हो सकता है, यानी कि y का x का 3 गुना हो गया, यहाँ का y का 3 गुना हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये डज नॉट बिलोंग टू, ये है क्योंकि ऐसा हम लोगों का रिलेशन में दिया हुआ है, तो ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। और ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि x बराबर 1, x बराबर मान लेते हैं कि x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, इसमें x बराबर अगर 1 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 3, है ना, ये हो जाएगा। तो अगर 1 3 बिलोंग टू आर है तो क्या 3 1 बिलोंग टू आर है, तो 3 1 जो है सेटिस्फाई करता ही नहीं है रिलेशन में, नहीं करता है, क्योंकि इसका 3 गुना ये होना चाहिए, यहाँ पर इसका 3 गुना ये है, तो ये तो हम लोगों को नहीं दिया हुआ है रिलेशन में, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर हुआ, है ना। तो 1 3 बिलोंग टू आर है क्योंकि ये रिलेशन दिया हुआ है 3x बराबर y, लेकिन यहाँ 3 1 नहीं होगा क्योंकि y जो है x का 3 गुना होना चाहिए, x का 3 गुना y होना चाहिए, यहाँ पे है नहीं है, तो इसलिए नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। लास्ट वाला जो है ट्रांजिटिव, इसी में चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 3 बिलोंग टू आर है, 1 3 बिलोंग टू आर है, 1 का 3 गुना है, 3 से 9 हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों भी बिलोंग टू आर है। क्या 1 9 बिलोंग टू आर है, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3x बराबर y होना चाहिए, 3x माइनस y हमारा दिया हुआ है, तो 3x बराबर y होना चाहिए, यानी x में 3 से मल्टीप्लाई करने पर y आना चाहिए। x में 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या y आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। तो उसी तरह से आप लोग बाकी भी चेक कर सकते हैं। अब एक एक क्वेश्चन बताना तो जरूरी नहीं है, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट है तो ऐसे सारा हमको लगता है कि ये बन ही जाएगा, है ना। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, है ना, 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछेगा, तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से हम लोगों को चेक करते हुए आगे बढ़ना है। तो इसमें एक क्वेश्चन बता दिए, 1 नंबर का पूछेगा। देखिए हम लोग बहुत ज्यादा सारा क्वेश्चन को तो हल नहीं कर सकते हैं, है ना, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को कर लेना है। चेक वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो यानी कि हो गया a इज स्मॉलर इक्वल टू b का क्यूब, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों का दे दिया कि a कॉमा a क्या बिलोंग टू आर है कि नहीं, ये चेक करना हम लोगों को। तो a इज स्मॉलर इक्वल टू a का क्यूब होता है या नहीं होता है, सभी a के लिए। a क्या है, r, चेक वेदर द रिलेशन r इन r डिफाइंड बाय r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और हाँ, तो इसमें a का कोई भी वैल्यू हम लोग रख करके चेक करेंगे कि क्या ये सभी के लिए सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोग 1 रख के देखे तो 1 का क्यूब, ये तो खैर बराबर हो गया, लेकिन अगर 2 रख करके देखे तो 2 का क्यूब, तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो जा रहा है।
अब 3 मान लीजिए रख करके देखे, यहां पर भी सेटिस्फाई हो जा रहा है। तब हम लोग क्या किए, माइनस में निगेटिव वैल्यू रख करके देखते हैं। तो -1 क्या स्मॉलर इक्वल टू -1 का क्यूब है, तो यहाँ पर -1 स्मॉलर इक्वल टू -1, ये भी सेटिस्फाई कर जा रहा है। -2 रख करके देखते हैं, तो -2 का होल क्यूब सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। -2 से यहाँ माइनस कितना हो गया, 8। देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, -8 क्या है, छोटा है, -2 क्या है, बड़ा है, तो यानी यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम लोग को चेक करना होगा, किसी भी एक वैल्यू पर अगर नहीं आ रहा है तो वो पूरा हम लोगों का मतलब होने के लिए बहुत सारा चीज है, लेकिन हमको उसमें से खोज के निकालना है नुक्स, एक तरह से नुक्स ही कहेंगे। उसमें से हमको खोज के निकालना है कि कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये निगेटिव वैल्यू के लिए आ गया। एक और वैल्यू हम लोगों को चेक करना चाहिए किसी भी चीज में जो 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो। तो मान लेते हैं a बराबर 1/2, तो 1/2 क्या स्मॉलर इक्वल टू 1/2 का क्यूब के बड़ा छोटा आएगा कि नहीं आएगा, तो 1/2 स्मॉलर इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 1/8। अब देखिए 1/8 जो हो गया हमारे पास छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, यानी कि नॉट सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये निगेटिव में भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें भी नहीं, सो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये हम लोग एग्जाम्पल से चेक कर लिए कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलिए अगला हम लोग चेक करते हैं, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक सिमेट्रिक चेक करने के लिए इफ a, b बिलोंग्स टू r है, यानी कि a स्मॉलर इक्वल टू b का क्यूब है, तो क्या b a भी बिलोंग्स टू r होगा, यानी b इज स्मॉलर इक्वल टू a का क्यूब होगा। तो ये तो हमको लग रहा है नहीं होगा। अगर मान लेते हैं a बराबर, हम लोग मान लेते हैं a बराबर 1 और b बराबर 2, तो पहले वाले में मान लेते हैं ये 1 इज स्मॉलर इक्वल टू क्या है, 2 का क्यूब, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहां पर मान लेते हैं कि 2 इज स्मॉलर इक्वल टू 1 का क्यूब है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि 1,2 बिलोंग्स टू r, क्योंकि 1 इज स्मॉलर इक्वल टू 2 का क्यूब, और 2,1 बिलोंग्स टू r है कि नहीं है ये चेक करना है। तो 2 इज स्मॉलर इक्वल टू 1 का क्यूब, तो देखिए यहाँ 1 से क्या ये छोटा है, नहीं है, नहीं है, इसलिए नॉट सिमेट्रिक। इस तरह से हम लोगों को चेक करना है। अब लास्ट हो गया हम लोगों का ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में आइए चेक कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है ना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें आदमी फंस जाता है। चलिए, तो इफ a, b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब a इज स्मॉलर इक्वल टू b का क्यूब। अब b, c बिलोंग्स टू r, यानी कि b इज स्मॉलर इक्वल टू c का क्यूब, देन ये दोनों अगर हमारा दिया हुआ है तो a, c बिलोंग्स टू r होगा या नहीं होगा ये चेक करना है, यानी a इज स्मॉलर इक्वल टू c का क्यूब होगा कि नहीं होगा, ये हम लोगों को चेक करना है। a बराबर 9, ठीक है, और b बराबर ले लेते हैं, a बराबर ले लेते हैं 9 और b क्यूब, यानी b का वैल्यू ले लेते हैं 3, ठीक है, b का वैल्यू ले लेते हैं 3। अब b इधर है तो स्मॉलर इक्वल टू, तो यानी कि 9, 3, तो यहाँ हो गया 9 इज स्मॉलर इक्वल टू 3 का क्यूब, 27 से छोटा है। अब उसी तरह से ये बिलोंग्स टू r हो गया, उसी तरह से यहाँ पर 3, कितना ले ले, 2 ले लेते हैं, हाँ 2 ले लेते हैं बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पर हो गया 3 इज स्मॉलर इक्वल टू 2 का क्यूब, ठीक है, तो यहाँ 9, 2 अगर ले ले तो यहाँ पर हो जाता है 9 इज स्मॉलर इक्वल टू 2 का क्यूब। वेरी गुड। ये देखिए a बराबर 9 ले लिए, b बराबर 3 ले लिए, और c बराबर हम लोग ले लिए, c बराबर कितना ले लिए, 2 ले लिए, 9, 3, 2, हाँ वेरी गुड। देखिए यहाँ
अब 9 अगर 3 रिलेशन में है, यानी 9 इज स्मॉलर इक्वल टू 3 का क्यूब, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। इफ ये पहला वाला सेटिस्फाई किया, अब जो है 3 वाला पहले नंबर पे ले लिए 3 2, तो 3 इज स्मॉलर इक्वल टू 2 का क्यूब है, यानी कि इसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। 3 जो है 8 से क्या है, 8 से छोटा है। 3 क्या है, 8 से छोटा है, यानी कि ये भी सेटिस्फाई हो गया। लेकिन 9 और 2, यानी पहला वाला और अंतिम वाला, ये दोनों रिलेशन में क्या है, नहीं है। 9 जो है 2 का क्यूब से छोटा नहीं है, क्योंकि ये बड़ा है। 9 जो है क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का ट्रांजिटिव का। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। जो हम लोग बताएं ए इज स्मॉलर इक्वल टू बी स्क्वायर, वो भी इसी तरीके से बनेगा, ठीक। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मॉडुलस का सवाल है। हाँ, इसमें मॉडुलस लगा हुआ है, तो इसको हम लोगों को चेक करना है। सो दैट द रिलेशन ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और यहाँ पर दिया हुआ है गिवन बाय आर इज इक्वल टू, रिलेशन दिया हुआ है ए कॉमा बी, और यहाँ पर दिया हुआ है सच दैट ए माइनस बी का जो मॉड है इज इवन है। इज इवन मतलब कि मान लेते हैं 2n है, चलिए, जिसमें n कोई वैल्यू हो जाएगा, तो ये इवन हो जाएगा ना। इवन किसको बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए। इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यही हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव का, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का चेक करेंगे। तो यहाँ पर r जो है a कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, 2n है, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर a के जगह में a ही पुट कर देते हैं, तो क्या ये सही होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, a माइनस a, क्या ये इवन नंबर है कि नहीं है, 2n है कि नहीं है, तो ये a माइनस a कितना हो जाएगा, 0, और 0 इज ए इवन नंबर, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो यस, इट इज रिफ्लेक्सिव। इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का और एक सवाल है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट। दूसरा नंबर में हम लोग सिमेट्रिक चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, तो हम लोगों को a माइनस बी इज ए इवन नंबर, है ना, इज इक्वल टू 2n। तो यहां पर हम लोग को b कॉमा a भी बिलोंग्स टू r होगा, इफ देन, यानी कि b कॉमा a भी बिलोंग्स टू r होगा। तो चेक करते हैं यहाँ पर b माइनस a क्या 2n के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये भी इवन नंबर होगा। दोनों को घटाने पर, ये मॉड का क्या मतलब हो गया, मॉड का मतलब हो गया पॉजिटिव। तो हम लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस a होता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। डिफरेंस चाहे माइनस में रहे या प्लस में रहे, दोनों बराबर होगा, यानी कि ये भी 2n होगा, यानी कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। यस, इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। अब तीसरा नंबर ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव हम लोग क्या करेंगे, फॉर ट्रांजिटिव के लिए इफ, यहां पे लिखेंगे a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 2n है, और b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, यानी कि b माइनस सी इज इक्वल टू भी 2n है। तो बोल रहा है कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू r होगा, यानी कि a माइनस सी इज इक्वल टू 2n होगा। क्या ये सही है कि नहीं। तो अब यहां ध्यान दीजिए कि a और b का जो डिफरेंस है उसमें 2 आ रहा है, और b और c का जो डिफरेंस है वो भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि 2 का मल्टीपल में आ रहा है। तो a माइनस सी तो 4 का मल्टीपल में आना चाहिए, है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि a माइनस बी बराबर 2n है, तो हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 2n लिख सकते हैं। उसी तरह से b माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2n लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें दोनों को जोड़ देंगे, ये 1 मान लेते हैं और ये
2 मान लेते हैं। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2n, और ये मान लेते हैं कि ये n नहीं m था, 2m हो, अलग अलग हो सकता है ना। तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं, है ना, 2 भी कॉमन ले लेते हैं, और ये हो जाएगा m प्लस n। तो ये हमारा हो गया a माइनस सी इज इक्वल टू 2m प्लस n। तो ये हो गया हमारा 2 के ये में आ जा रहा है, यानी कि a माइनस सी का मॉड क्या हो गया, इवन नंबर, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो इसमें लिख लेंगे यस, यस इट इज ट्रांजिटिव। तो ये हो गया सॉल्यूशन, यानी कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया यहां तक। नेक्स्ट, आर इज डिफाइंड एज सेट एक्स वाई इज ए इरेशनल नंबर। अब देखिए एक्स गुना वाई इज इक्वल टू इरेशनल नंबर आना चाहिए, तभी होगा एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। तो अब अगर मान लेते हैं कि एक्स और वाई इरेशनल कब आएगा, एक्स वाई इरेशनल कब आएगा, तो इसका कंडीशन है कि एक्स, अगर मान लेते हैं कि ये अगर रैशनल है, सबसे पहले रैशनल इरेशनल के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। रैशनल इंटू रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर ही होता है। रैशनल इंटू इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल इंटू रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल होता है, और इरेशनल इंटू इरेशनल इज इक्वल टू, ये रैशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए √2 गुना √2 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये रैशनल आ जाएगा। तो ये दोनों में से कुछ भी कंडीशन हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, या तो पहला नंबर वाला कंडीशन होगा, नहीं तो दूसरा नंबर वाला, नहीं तो पहला नंबर वाला तो नहीं होगा ना, ये नहीं होगा, दूसरा नंबर वाला ये हो सकता है, ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। यही 3 केस हो सकता है। इन तीनों में देख रहे हैं एक ठो तो इरेशनल है, इन तीनों में एक ठो इरेशनल है, इन तीनों में से तीनों केस हो सकता है। तो अब हम लोगों का इरेशनल आना चाहिए, रैशनल तो नहीं आना चाहिए। यानी कि रैशनल कब आएगा, जब दोनों, हाँ दोनों का, हाँ ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब यहां पर ले लिए x कॉमा x क्या बिलोंग्स टू r करता है, यानी कि x गुना x, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इरेशनल नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो x इंटू एक्स इरेशनल नंबर कब आएगा, x इंटू एक्स इरेशनल नंबर कब आएगा, देखिए यहां पे ये रिलेशन में तभी आएगा जब x इंटू एक्स इरेशनल आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू हम लोग इरेशनल माने या फिर रैशनल मान ले, फॉर एग्जांपल x बराबर √2 मान लिए, ये इरेशनल है ना, और इरेशनल नंबर को माने तो इरेशनल इंटू इरेशनल जो कि सेम टू सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा हम लोगों का। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, इरेशनल नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये इरेशनल नंबर नहीं आएगा। रैशनल रैशनल पुट कर देंगे तो भी नहीं आ रहा है, तो यानी डज नॉट बिलोंग्स टू। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद फॉर सिमेट्रिक, इसी तरीके से हम लोगों को चेक करना है ना। सिमेट्रिक के लिए हम लोग करेंगे इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या है, इरेशनल है, तो y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, तो y इंटू एक्स भी बिलोंग्स टू इरेशनल होगा, बराबर होगा। तो यस ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि x से y को गुना कर रहे हैं इरेशनल आ रहा है, तो y से x को गुना करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, यस सिमेट्रिक, सिमेट्रिक आ जाएगा। अब तीसरा नंबर फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग चेक करेंगे कि इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है ना, तो यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू इरेशनल नंबर है, और y और z बिलोंग्स टू आर है, यानी कि y इंटू जेड इज इक्वल टू भी इरेशनल नंबर है, देन x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर होगा, यानी x इंटू जेड इज इक्वल टू इरेशनल होगा। तो ये क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। मान लेते हैं कि x बराबर मान लेते हैं
कि 2, y बराबर मान लेते हैं कि √2 और z बराबर मान लेते हैं कि कुछ भी मान लेते हैं। तो इसको हमको गलत साबित करना है ना, इरेशनल नहीं आना चाहिए। तो ये वाला हम लोग मान लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं कि 3। तो अब देखते हैं पहला नंबर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 2, बिलोंग्स टू R है। क्यों? 2 इंटू √2 बराबर 2√2 इज इक्वल टू इरेशनल आ रहा है। दूसरा नंबर में √2, 3 बिलोंग्स टू R है। तो √2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3√2, ये भी इरेशनल है। लेकिन 2, 3 क्या ये बिलोंग्स टू R है? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू आ रहा है 6, जो कि रैशनल है, यानी कि इरेशनल नहीं है। तो अगर मान लीजिए इरेशनल नहीं है तो ये वाला नहीं होगा, इसलिए ये हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव। तो यही हम लोगों को साबित करने का 5 नंबर का क्वेश्चन 2023 में पूछा है। तो ये हो गया हम लोगों का रिलेशन, और बाकी हम लोग बाद में भी और भी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अब फंक्शन में आते हैं। उसके बाद लास्ट में और भी PYQ करेंगे। फंक्शन के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। इसको आप लोग खुद से कीजिए, ये वाला आया हुआ है, चलिए इसको हम करा देते हैं। अब इतना ज्यादा डिटेलिंग में हम लोग सब नहीं कर सकते हैं, ये वाला हम करा देते हैं। चलिए यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड ए बाइक रेस अंडर 2 डिफरेंट कैटेगरी बॉयज एंड गर्ल्स। बाइक रेस कराया जिसमें एक बॉयज है एक गर्ल्स है पार्टिसिपेंट। अमंग ऑल ऑफ देम फाइनली 3 फ्रॉम कैटेगरी 1 एंड 2 फ्रॉम कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 1 से 3 ठो लिया गया, कैटेगरी 2 से 2 ठो लिया गया। वी आर सिलेक्टेड फॉर द फाइनल रेस। रवि फॉर्म सेट B एंड G, 2 ठो सेट बनाया गया B और G विद दिस पार्टिसिपेंट फॉर हिज कॉलेज प्रोजेक्ट। तो 2 ठो ग्रुप बनाया गया जिसमें कि लेट B इज इक्वल टू B1 B2 B3 और G इज इक्वल टू G1 G2। ये 2 ठो हम लोगों का दिया हुआ है, वेयर B रिप्रेजेंट्स द बॉयज सिलेक्टेड एंड G रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ गर्ल्स हु वेयर सिलेक्टेड फॉर द फाइनल रेस। रवि डिसाइड टू एक्सप्लोर, ये सारा दिया हुआ है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन, चलिए। रवि विशेष टू फॉर्म ऑल द रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम B टू G, यानी कि वो रिलेशन बनाना चाह रहा है B से G की तरफ, ठीक है। हाउ मेनी सच रिलेशन आर पॉसिबल, कितना रिलेशन पॉसिबल है। तो B में एलिमेंट कितना है, बराबर 2 का पावर हम लोग क्या लिखते हैं, B में B का एलिमेंट और इंटू ये G का एलिमेंट। तो कितना कितना एलिमेंट है, तो बराबर हो गया 2 का पावर B का एलिमेंट हो गया हमारे पास 3, तो यहाँ हो गया 3 इंटू G का एलिमेंट हो गया 2, तो 2 बराबर 2 का पावर 6। तो यही लिखने से हमारा क्या आ जाएगा आंसर। दूसरा नंबर, राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन G। तो G में इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना है, यानी कि रिलेशन G टू G। तो G में एलिमेंट हम लोगों का कितना है, G1 और G2 2 ठो है। तो हम लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन लिखेंगे, चूंकि 2 ठो एलिमेंट है इसलिए हम लोग लिखेंगे रिलेशन इज इक्वल टू सबसे छोटा, और इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव के जैसा होता है, यानी कि G1 G1 G2 G2। ये हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया, देखिए यहाँ पे है ना, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये हो गया हम लोगों का स्मॉलेस्ट रिलेशन। रवि डिफाइंस ए रिलेशन फ्रॉम B टू B, R1 इज इक्वल टू B1 B2 और B2 B1। तो R1 एक रिलेशन डिफाइन किया है, जो कि रवि डिफाइन किया है, राइट मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर्स सो टू बी एडेड इन रिलेशन 1। इसमें और भी कुछ कुछ चीज हम लोग एलिमेंट ऐड करेंगे सो दैट इट बिकम रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, यानी रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर B1 B2 दिया हुआ है, B2 B1 दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए नंबर का आंसर हमारे पास हो जाएगा B1 B2, है ना, और B2 B1 तो दिया हुआ है, B2 B1 तो दिया हुआ है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम लोग इसमें B1 B1 ये तो लिखना पड़ेगा, B2 B2 ये भी लिखना पड़ेगा, है ना, और एक है B3 B3 वो भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा अगर B सेट से हम लोग बात किए तो, क्योंकि B टू B जा रहा है ना, R बिलोंग्स टू B टू B। तो B3 अगर रखेंगे तो B3 गायब नहीं ना हो जाएगा, B3 भी रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव। अब हम लोगों को इसमें सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो B2 B1 है, B1 B2 है, तो एक काम करते हैं हम लोग B1 B3 लिख देते हैं, B1 B3 लिख देते हैं। तो B3 B1 कहीं है इसमें नहीं है, तो ये पहला नंबर का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा।
B1 B3 है, लेकिन B3 B1 है इसमें नहीं है, तो ये पहला नंबर का ए का आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो सिमेट्रिक भी होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, B1 B2 और B2 B1 तो होगा ही होगा, इसमें और ऐड करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो हम लोगों को इसमें ऐड करना होगा B1 B1, B2 B2, है ना, और एक B3 B3, B3 B3, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक भी है, B1 B2, B2 B1, है ना, लेकिन ट्रांजिटिव के लिए एक और ऐड करना होगा कि अगर B1 B2 है, B2 B3 है, तो B1 B3 नहीं होगा, तो B2 B3 कर देते हैं, B2 B3, है ना। तो ये हो गया हमारे पास B1 B2 हो गया, B2 B3 हो गया, B1 B3 इसमें है नहीं है, तो यानी कि ये हो गया हमारे पास बी नंबर का आंसर, बी नंबर का आंसर। इसमें क्या क्या ऐड कर दिए हम लोग, तो ये वाला पूरा चीज हम लोग ऐड कर दिए, तो ये हो गया हम लोगों का। और तीसरा नंबर, इफ द फाइनल रेस फॉलोज द कर्व एक्स स्क्वायर देन स्टेट वेदर द ट्रैक इज 1 1 1 2, 1 1 1 2 हम लोग फंक्शन आएगा तो फिर देखेंगे, है ना। तो ये हो गया आप लोगों का टोटल ये रिलेशन का।